प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गोखले के आर्थिक विचार। गोखले न केवल एक रचनात्मक राजनीति के वर्ण एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रति वर्ष जो बजट भाषण दिए, उनमें से प्रत्येक भाषण आर्थिक विषयों के संबंध में उनके गहरे ज्ञान को प्रकट करता है। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नौरोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। उनका आर्थिक अध्ययन इतनी अधिक पूर्णता लिए हुआ था कि उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। उनके अधिक प्रमुख आर्थिक विचारों का उल्लेख निम्न प्रकार का है। नंबर 1, भारत के बाहरी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह। गोखले भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई गरीबी को देखकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण यह बताया कि भारत का सैनिक व्यय बहुत अधिक है और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यूरोपियन अधिकारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन देने से जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं हो पाता है। सेलबाई आयोग के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा, भारत का सैनिक व्यय अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक है, जबकि रूस कुल राजस्व का 21%, फ्रांस 19%, जापान 16% और इटली 13% व्यय सेना पर करते हैं। भारत का सैनिक व्यय 35% है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक आरक्षित रिजर्व सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। सेना में भारतीयों को बड़ी संख्या में अधिकारी पद देने से भी व्यय में कमी होगी, क्योंकि सेना के भारतीय अधिकारियों को यूरोपियन अधिकारियों की तुलना में बहुत कम वेतन भत्ते देने होंगे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर की ओर जाने वाली सैनिक कार्रवाई के लिए भारत के राजस्व का प्रयोग कम से कम उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उस व्यय के एक भाग का भार ब्रिटिश बजट अनुगणों पर भी न डाल दिया जाए। प्रशासनिक व्यय में कमी करने के उद्देश्य से उन्होंने नागरिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की। दूसरा है भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का भी प्रबल विरोध किया। यद्यपि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ और अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने में भी रेलें बहुत उपयोगी रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में रेलों का विस्तार मानवोचित कारणों से नहीं वरन भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया जा रहा था। रेलों की मदद से भारत के गांव से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेजा जाता था तथा विदेशों से जो फैंसी माल आयात किया जाता है उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गांवों और कस्बों तक पहुंचाकर वहां उसे ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाता था। आयात किया गया माल स्वदेशी उद्योगों का नाश कर रहा है और दस्तकारों तथा छोटे शिल्पकारों को लघु उद्योगों से हटाकर कृषि कार्य में धकेला जा रहा है। इस प्रकार रेलें भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही हैं। उन्होंने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि विदेशी व्यापारियों को दी जाने वाली अधिकाधिक रियायतों और सुविधाओं के कारण रेलों को घाटा हो रहा है। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आशंकाएं और विरोध। गोखले ने स्वतंत्र व्यापार फ्री ट्रेड की नीति का विरोध करते हुए कहा कि भारत पर लादी गई इस नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश कर दिया है। वाष्प चलित तथा अन्य मशीनों की प्रतियोगिता के सामने भारत के पुराने उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं और देश की प्रगति रुक गई है। ऐसी स्थिति में लोग पुनः खेती में जाने के लिए बाध्य हो गए हैं और एक अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे हैं। वे इस बात के पक्ष में थे कि भारत के नवजात उद्योगों को संरक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संरक्षण की नीति को भी पर्याप्त सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाने की आवश्यकता है। उनकी मान्यता थी कि भारतीय उद्योगों को ऐसे संरक्षणों की आवश्यकता है जो विकासमान भारतीय उद्योगों को यूरोपीय उद्योगों के साथ अनियंत्रित और अवांछनीय प्रतियोगिताओं से तो बचाए, लेकिन एकाधिकारी प्रवृत्तियों और आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण को जन्म न दे। वास्तव में वे ऐसी औद्योगिक नीति के पक्ष में थे जिसमें स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण दोनों नीतियों के सकारात्मक पक्षों का समावेश हो। नेक्स्ट है ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर बल। गोखले सभी ग्रामीणों और विशेषतया कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। वे इस बात से परिचित थे कि कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषि संबंधी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजनों से और अन्य स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है, जिससे उनके द्वारा कृषि भूमि और अन्य साधनों को गिरवी रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है तथा ये सारी स्थिति उनके लिए प्राणलेवा होती हैं। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिनेशन बिल को गोखले ने एक नकारात्मक कदम बताया और उसका कड़ा विरोध किया। उनका सुझाव था कि सहकारी साख समिति स्थापित कर ग्रामीण और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत
व्यवस्था करनी चाहिए। गोवे जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है, अतः वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन कार्य हेतु बीज, खाद और सिंचाई के रूप में समुचित साधनों की व्यवस्था और उत्पादित माल के विक्रय आदि के संदर्भ में कृषकों के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप को उचित मानते थे। उन्होंने भारत में कुटीर उद्योगों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की और इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण विकास के लिए सभी संभव तरीकों से कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जनता पर करों के भार को कम करने पर बल। गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भारी बोझ से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मनमाने तरीकों से करों में वृद्धि के कारण उपभोग की वस्तुओं की कीमतें और परिणामतः जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं। कर व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख थे अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतया माफी, आयकर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने, नमक कर में कमी करना और अंत में उसे पूर्णतया समाप्त करना आदि। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक व्यय को सीमित रखा जाना चाहिए तथा करों से प्राप्त धनराशि का एक बड़ा भाग लोक कल्याणकारी गतिविधियों में खर्च किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास पर बल। गोखले ने कृषि के साथ औद्योगिक विकास पर बल दिया और कहा कि इस क्षेत्र में की गई अवहेलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी घातक होगी। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की कि उद्योग में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने के प्रयत्न किए जाएं, उत्पादन बढ़ाया जाए तथा भारतीय माल के लिए विदेशों में मंडियां खोली जाएं। उद्योग धंधों के लिए उपलब्ध स्रोतों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि उसका पूरा लाभ उठाया जा सके। उद्योगों में भारत के मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिसमें एक ओर तो बेरोजगारी से राहत मिलेगी, दूसरी ओर देश के शिक्षित वर्ग को एक नई दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे औद्योगिकीकरण के युग में एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। नेक्स्ट है वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुधार। लोगों के कल्याण कार्य का भार प्रांतीय सरकारों पर है, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग केंद्रीय सरकार हड़प लेती है। यह अनुचित स्थिति है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन बने रहे। प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लगाई जानी चाहिए, जैसे प्रांतीय बजटों पर विचार करने की प्रथा सुनिश्चित हो और प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो। ये शर्तें पूरी होने पर ही प्रांतीय परिषदों को कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वास्तव में वे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की भावना से किए जाने वाले सभी कार्यों के विरोधी थे। जब भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा पौंड में परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक स्वर्णमान कोष गोल्ड स्टैंडर्ड फंड स्थापित किया गया। सन 1907 में बजट भाषण में गोखले ने इस कोष के संचय का विरोध किया। वे इस पक्ष में थे कि आय का अधिक न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाए। वे पूंजीवादी अर्थनीति को भारत जैसे अविकसित देश में लागू किए जाने पर होने वाली हानियों से परिचित थे और उनका स्पष्ट मत था कि पूंजीवादी देशों की अर्थनीति ज्यों की त्यों भारत में लागू नहीं की जानी चाहिए। अब है गोपाल कृष्ण गोखले का मूल्यांकन और उनकी देन। नंबर 1, ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट करना। गोखले उदारवादी थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की आलोचना करने में उन्होंने सदैव ही आवश्यक निर्भीकता का परिचय दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी रवैये और नौकरशाही के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण की प्रबल आलोचना की। अत्यधिक सैनिक व्यय, भारी कर भार, उच्च नौकरशाही के अभारतीय स्वरूप, विधानसभाओं के दोषपूर्ण गठन और उनके अपर्याप्त अधिकारों पर उन्होंने सदैव ही भारी विरोध प्रकट किया। उन्होंने जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट किए, उससे भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उदारवादी गोखले ने भविष्य के जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। नेक्स्ट है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। उनकी एक महत्वपूर्ण देन भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना था। गोखले ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए शासन से संबद्ध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय जनता में राजनीतिक प्रश्नों के प्रति जागृति उत्पन्न की। उन्होंने कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की और उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड की जनमत को प्रभावित करने में पर्याप्त सफलता पाई गई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीयता के एक जनक। गोखले के चिंतन और कार्य में चमत्कारिता का अभाव है, लेकिन उनके सुदूरव्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हुए जिन व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहा जा सकता है।
उसमें गोखले निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण का आग्रह। गोखले नौकरशाही के हाथों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोधी थे। उन्होंने भारत में प्रत्येक स्तर पर तथा आर्थिक और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को पूरी गंभीरता के साथ व्यक्त किया। गोखले की राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बतलाते हुए अपने समय में जो योजना प्रस्तुत की थी वे आज भी भारत में पंचायती राज के संबंध में प्रासंगिक है। नेक्स्ट, उपयोगी आर्थिक चिंतन। गोखले ने न केवल राजनीति वर्ण इतिहास और अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े पराक्रम पंडित थे। उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भारों में कमी करने, कृषि में सुधार और औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग की। देशभक्ति की आवश्यकता और आर्थिक कारणों से उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा दी। उनका आर्थिक चिंतन इस बात का परिचायक है कि उन्हें आर्थिक मामलों में स्पष्ट और गहरी दृष्टि प्राप्त थी। नेक्स्ट है राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीतिक चिंतन को गोखले की सबसे बड़ी और स्थायी देन राजनीति का आध्यात्मिकरण है। साथ ही साधनों को औचित्य थे। उन्होंने सदैव इस दृष्टिकोण का विरोध किया, इस बात पर बल दिया कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। C.Y. चिंतामणि के अनुसार जो गोखले को अपना गुरु मानते थे, गोखले बौद्धिक रूप से इतने ईमानदार थे कि वे पहले अपने आप से अच्छी तरह जरा किए बिना कोई राय प्रकट नहीं करते थे। उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़ने और चरित्र निर्माण की बात आज भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति में नैतिक शुद्धता के सिद्धांत को उन्होंने न केवल प्रतिपादन किया वरन स्वयं अपने सार्वजनिक जीवन में संपूर्ण अंशों में से अपनाया। 1887 में इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने विश्वस्त समर्थकों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूना में यूरोपियन सिपाहियों की ज्यादती के संबंध में मैनचेस्टर गार्जियन के संवाददाता को वक्तव्य दिया। भारत लौटने पर उन्हें मालूम पड़ा कि उनका ये वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है। तब नैतिक साहस का परिचय देते हुए उन्होंने क्षमा याचना की। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना। गोखले की अन्य महत्वपूर्ण देन भारत सेवक समाज की स्थापना है। भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य तथा शिक्षित व्यक्ति इस संस्था में शामिल किए गए तथा उन्हें देश के लिए समर्पण भाव को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। इस संस्था ने भारत को श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, M.N. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और अमृतलाल ठक्कर जैसे देशभक्त दिए। समाज सुधार के कार्यों में भी उनकी तीव्र रुचि थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक आगरकर के समाज सुधारक कार्यों में उन्होंने सदैव पूर्ण सहयोग दिया। वे लगभग 30 वर्षों के देश सेवा के इतिहास में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं वे एक प्रतिक्रियावादी नहीं थे। वे एक रचनात्मक नेता थे जो भारतीय जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, किंतु उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना भी थी और वे भारत सरकार की कठिनाइयों को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे। गोखले की उत्कृष्ट देशभक्ति कारण प्रतिक्रियावादियों ने उन्हें एक छिपे हुए राजद्रोही की संज्ञा दी, परंतु वास्तव में उन पर यह आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि अपनी समस्त देशभक्ति के बावजूद वे वैधानिकता को राजनीतिक आंदोलन की लक्ष्मण रेखा मानते थे और इस बात के पक्ष में नहीं थे कि उनके देशवासियों द्वारा शासन का विरोध करने के लिए असंवैधानिक साधनों को अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त वे ब्रिटिश शासन की उचित कार्यों की प्रशंसा करने से भी नहीं चूकते थे। डॉक्टर पट्टाभी ने उनके बारे में कहा, वास्तव में वे ना तो दुर्बल हृदय उदारवादी थे और ना ही छिपे हुए राजद्रोही। वे तो जनता और सरकार के बीच एक सच्चे मध्यस्थ थे। वे जनता की आवश्यकताएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं सरकार को बताते थे और सरकार की कठिनाइयां जनता तथा कांग्रेस के सम्मुख रखते थे। उनकी इस मध्यस्थता के कारण वे अनेक बार जनता और सरकार दोनों में अलोकप्रिय हो जाते थे, लेकिन वे इस अलोकप्रियता से विचलित न होते हुए भी अपने विवेक के अनुसार भारत के सर्वोत्तम हित में काम करते रहते थे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के देन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत को।